दोस्तों कल हमने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में समझा था, जहाँ पर हमने सिक्किम की चर्चा करी थी। अब देखो सिक्किम के अंदर जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जो हमारे 22 के अराउंड आर्मी मैन हैं वो अभी भी मिसिंग है, और 100 से भी ज़्यादा लोग मतलब अभी मिसिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह से कल ही हमने देखो ईडी के बारे में चर्चा किया, अब आज दोबारा से तो करेंगे नहीं। पर यहाँ पर क्या हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला है कि देखो आपको एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। एक्चुअल में जो वहाँ के मनीष सिसोदिया जी है ना, इनके अगेंस्ट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई एविडेंस है ही नहीं एक्चुअल में ईडी के पास, बस एक स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से चीजें करते हो तो ईडी को जरूरत है कि कुछ अच्छे एविडेंसेस लेकर आए, तभी वो इस चीज को प्रूव कर पाएगा, अदरवाइज ये दिक्कत है ऐसे करना। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर ना जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ना हमें इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसके ऊपर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 6 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज डायनामिक इंजंक्शन। देखने में सुनने में ना बड़ा ही टफ सा वर्ड लगता है, पर है कुछ भी नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बात तो समझो कि मीनिंग इंजंक्शन का क्या होता है। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को रोकना एक तरह से ना। कैसे रोकना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, इनका नाम हम रख देते हैं वैभव। ठीक है ना। इनकी कोई गाड़ी थी, इन्होंने ये गाड़ी बेच दी अंकित को। ठीक है। और अंकित ने ना कुछ पैसे देने हैं, मान लो इनके लिए 5 लाख रुपया देना है। पर अंकित ने अभी पूरे पैसे नहीं दिए। पर अंकित पता क्या सोचते हैं, अंकित सोचते हैं यार नहीं, मैं ये गाड़ी ना आगे प्रिया को बेच देता हूँ। अब यहाँ वैभव बैठा हुआ है, वो सोच रहा है यार कि मैंने अंकित को गाड़ी दे दी है, अभी पैसे नहीं आए, और ये उसी गाड़ी को आगे बेचने की सोच रहा है। तो यहाँ पर ना वैभव पता क्या कर सकता है, ये कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट फिर इसके ऊपर एक इंजंक्शन लगा सकता है। इंजंक्शन का मतलब क्या, एक तरह की रोक लग जाएगी। रोक किस चीज के ऊपर, कि अंकित जब तक पैसे वापस नहीं करेगा वैभव को, तब तक अंकित ये गाड़ी आगे किसी और तीसरे पर्सन को नहीं बेच सकता। गेटिंग इट, ये होता है इंजंक्शन का मतलब, किसी चीज की एक तरह से एक रोक लग जाती है। तो एक इसको ना आप रिट की तरह ही समझ सकते हो। तो होता पता क्या है, यहाँ पर जो हम बात करें इंजंक्शन की, वो बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप समझने से पहले एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि आप लोग ना जैसे मूवीज वगैरह देखते होंगे। अब आजकल ना देखो फ्री मूवीज वाली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, abcmovies.com, 123 मूवीज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई मूवी रिलीज हुई, मान लो जवान रिलीज हुई, तो उसकी मूवी आपको यहाँ पर डाल के देने लग जाते हैं फ्री में। इससे पता क्या होता है, ये जो मूवी जिन्होंने बनाई है, इनको करोड़ों रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाता है, क्योंकि एक तरह से आपने पायरेसी करी है उस चीज की, या फिर कॉपीराइटेड कंटेंट जो है वो यहाँ पर अपने पास डाल दिया है। तो ये चीज गलत है। ठीक है, इनको नुकसान हो रहा है जो इन्होंने ये मूवीज बनाई है। तो वहां पर पता क्या हो सकता है, ये जवान वाले क्या कर सकते हैं, इस मूवी वाले वो इंजंक्शन लगा सकते हैं इस चीज के ऊपर कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, कि पब्लिकली इस चीज को आप, ये चीज नहीं होनी चाहिए इस चीज को। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी जो हमारे सामने देखने को मिला है वर्ल्ड कप, ये दरअसल में इसके अगेंस्ट भी यही चीज है। और ये जो वर्ड मैं आपको आगे बता रहा हूँ ना, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब है कि अभी ये चीज हुई नहीं है पर होने हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स के अंदर तो हर रोज नए एपिसोड आते रहते हैं, हर रोज, ठीक है ना, कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि पहले हर बार नेटफ्लिक्स को कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो कोर्ट के अंदर बोलेगा कि हाँ जी ये काम मेरा है, ये कोर्ट आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ वर्क उनका ही है, फिर वो देखेगा कि क्या इसके रिगार्डिंग कॉपीराइट बनता है या नहीं बनता, फिर अकॉर्डिंगली लंबा सा प्रोसेस होने के बाद उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्या ऐसा होगा? नहीं। उससे पहले ये चीज करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो क्या होगा, वर्ल्ड कप के ऊपर जब तक ये इंजंक्शन लगेगा तब तक हो सकता है वर्ल्ड कप खत्म ही हो जाए, और तो उसका कोई पॉइंट नहीं ना है। तो इसलिए इसके ऊपर डायनेमिक इंजंक्शन दी गई है। कहने का पॉइंट क्या कि एक ऑर्डर दे दिया गया है ताकि किसी को रोकने के लिए किसी चीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा इसके अंतर्गत, ताकि जो कॉपरेटेड वर्क्स है ना, अभी तक रिलीज नहीं हुआ, देखो अभी तक जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ना कल ही, तो अभी होना वाला है। जैसे आज मैच होगा पाकिस्तान नीदरलैंड का, तो अभी मैच हुआ थोड़ी है, वो तो आज होगा, पर उससे पहले ही उसके ऊपर ना कॉपीराइटेड वर्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेक्शन दे दी गई है, ताकि कहीं ना जो इसके रिगार्डिंग जो इररिपेरेबल लॉस है वो ना हो इनके ऑथर्स को, इनके ओनर्स को। इस वजह से ये चीज दी गई है, और ये सारी चीजों को रोग वेबसाइट बोला गया है, जो 123 मूवीज हो गया, एबीसी मूवीज हो गया, इन सभी चीजों को। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, पिछले सालों की ही बात है, एक ना यूनिवर्सल सिटी स्टूडियोज वर्सेस डॉट मूवीज डॉट बेबी, इस तरह से एक ना हमारे पास एक वो आई थी, जजमेंट आई थी। इस जजमेंट के अंदर भी ये बात करी गई थी कि हाँ ये चीज प्रोटेक्ट करना इनकी जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि उनको कि
कंटेंट पब्लिकली रिलीज हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, क्रिएट हो, फिर उसके बाद ही दिया जाए, उससे पहले भी दिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, डायनेमिक इंजंक्शन। तो कल को एग्जाम में आपसे वर्ड पूछ ले, आई होप आप इस आंसर को कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। देखो पिछले दिनों के अंदर हम पढ़ भी रहे हैं कंटिन्यूअसली कि जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, तो जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है ना, तो जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज आप इमेजिन करना, मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल सही बात है। अब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमिन होती हैं? ये डिटरमिन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे हैं, एटम्स का अंदर क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से। ठीक है ना, कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के अराउंड हमारे डिस्ट्रीब्यूट है, उस हिसाब से ये चीजें यहाँ पे डिटरमिन होती हैं। बात ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा हमें लगता था, पर बाद में हमने देखा ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अगर लेट से अगर आप इनका जो साइज है, जो इनका पार्टिकल्स का जो साइज है, अगर मान लो आप बहुत ही स्मॉल कर देते हो, बहुत ही छोटा कर देते हो, तो उस केस में हमें देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, एटम्स भी सेम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, पर सिर्फ साइज बदलने की वजह से हुआ क्या है ना, उनकी प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। डू यू गेट द पॉइंट? तो एक्चुअल में ना किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो साइज के ऊपर भी निर्भर करती हैं। ये हमें पता ही नहीं था पहले, मतलब 1980 से पहले ये हमें चीजें पता ही नहीं थी। ये यहाँ पर अलग अलग जो ठीक है साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात नोटिस करी कि साइज के साथ साथ मतलब साइज के ऊपर ना डिपेंड करता है। तो इन्होंने पता क्या किया, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ये है आपकी अलेक्सी एक्imoff। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कॉपर क्लोराइड, इसके नैनो पार्टिकल्स देखे। नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनो, आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हो ना, तो उसमें आप पढ़ते हो ये सारी चीजें। 10⁻⁹ के ऊपर इन्होंने देखा कि कॉपर क्लोराइड के जो नैनो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो इनके दिमाग में पहले सबसे पहले ये चीज आई कि यार हो सकता है कि जब साइज छोटा हो जाए उसका कुछ इफेक्ट आता हो। उसी तरह से जो आपके लुइस ब्रू है, इन्होंने भी ये चीज नोटिस करी कैडमियम सल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स के अंदर। फिर इन दी एंड जो बवेंडी जी थे, इन्होंने यहाँ पर ना आसानी से मेथड निकाला कि कैसे हम नैनो पार्टिकल्स को बना सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, अगर आपको पता लग गया यार साइज बदलने से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बदलती है, तो अब आप क्या करोगे, साइज के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, ताकि आपके अंदर मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आ पाए, जो आप चाहते हो वो वाली प्रॉपर्टीज लेकर आ सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे इनके द्वारा करी गई, और इसी का नाम क्या रखा गया, इसी का नाम है क्वांटम डॉट्स, हम कह सकते हैं। तो क्वांटम डॉट दरअसल में होते क्या है, क्वांटम डॉट्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो कि फ्यू नैनोमीटर वाइड होते हैं। नैनोमीटर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये अपनी कुछ यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, देखने के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। वो कैसे सर? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब आपने एक पार्टिकल के साइज को कंट्रोल कर लिया, आपने साइज कम ज्यादा कर लिया, तो साइज के साथ ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्या है, उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, उसका कलर, ये सारी चीजें साथ में ही डिपेंडेंट है। अब ये प्रॉपर्टीज साइज के साथ जब चेंज करेंगी, तो क्या होगा, जो साइज बदलेगा उसके साथ ही साथ कुछ वेवलेंथ को वो एमिट करेगा, और कुछ वेवलेंथ को वो ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, कुछ वेवलेंथ उसके पास रह जाएंगी, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो उस हिसाब से आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरह के कलर्स, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो होगा क्या, आपको क्वांटम डॉट्स की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं उनके साइज बदलने से, इसी का यहाँ पे नाम है क्वांटम डॉट्स। अब इनके अंदर ना बहुत सारी आपको एप्लीकेशन आप देख सकते हो, स्पेशली जो आज के टाइम के ऊपर ना आपको आपके ठीक है एचडी टीवीज हो गया, उनके अंदर भी ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और दरअसल में इसको क्वांटम इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब आप नोटिस करो, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे, उनके पास तो लिमिटेड जगह ही है मूव करने की, लिमिटेड जगह है, एक छोटे से नैनो साइज पार्टिकल के अंदर स्क्वीज होके रखे हुए हैं। इस वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी का नाम है क्या, क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई हैं, उनको बोल दिया क्वांटम डॉट्स। ठीक है ना, तो ये जो सारी एप्लीकेशन लिखी हुई हैं कि कि बायोलॉजिकल टिश्यूज को मैप करने के अंदर हेल्प हो सकती है, फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर यूज हो सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से सिक्योरिटी मार्कर की तरह यूज होते हैं करेंसी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट मेजरली ना आपको नैनो पार्टिकल समझने थे, क्वांटम डॉट समझनी थी, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, वो सारी चीजें समझनी थी, जो हमने समझ भी ली हैं। इसी तरह से ना आपको देखो, जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, यूपीएससी ने बार बार मेंस के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इसको ना मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे से याद भी कर लो। मेडिकल फील्ड के अंदर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, वो है सर्विसेज पीएमआई के बारे में। देखो इसको डिस्कस मैं करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक परसों या परसों से एक दिन पहले ये हमने परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमने डिटेल में समझा था।
तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, आज की न्यूज़पेपर के अंदर आपको ईडी देखने को मिला, ये कल डिस्कस कर लिया। पीएमआई देखने को मिला था, वो 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 1 महीना आप फॉलो करो एंड यू विल रियलाइज़ कि करंट अफेयर्स रिपीट होते हैं, वो तो अभी दिखने लग गए हैं। गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या हुआ ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आप नोटिस करोगे सर्विसेज का, तो ये नंबर्स वगैरह आपके सामने हैं, ठीक है ना? राइज़ कर गया 61 के ऊपर। तो ये बस एक नंबर का बेसिक आइडिया रखो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर महीने बदलते रहेंगे। ज़रूरत है क्या है? ज़रूरत है हमें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को समझने की, और वो हम समझ चुके हैं। प्लीज़ पिछली वीडियोज़ को गो थ्रू कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो, जीआई टैग आप समझते होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे दार्जिलिंग की चाय है, अब बड़ी फेमस है देखो दार्जिलिंग की चाय। एक्चुअल में क्या है ना, जो दार्जिलिंग की चाय है, वो बस दार्जिलिंग में ही बन सकती है। वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ जो बारिश होती है, उसकी वजह से जो चाय होती है ना, उसका कहीं न कहीं जो इतना अच्छा टेस्ट, उसका जो अच्छा स्मेल आती है, वो सारे उसके पीछे वहाँ की ज्योग्राफी के कारण है। तो यहाँ पर ना जीआई टैग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी जगह को टैग्स दिए जाते हैं, जो सिर्फ़ उसी जगह के ऊपर मिलते हैं बिकॉज़ ऑफ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि क्वालिटीज़ उसी के ऊपर निर्भर होती हैं और इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को ऊपर मिले। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में कोई बंदा बैठा है, वो यहाँ पे बैठा चाय बनाया जा रहा है और उसके ऊपर लिखा जा रहा है कि ये दार्जिलिंग की चाय है। ठीक है ना? महँगे में बेचा जा रहा है। ये चीज़ नहीं ना होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो फ़ायदा है, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए ही हम जीआई टैग्स देते हैं। अब ध्यान रखना, ये जीआई टैग्स आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फूड स्टफ, वाइन, स्पिरिट, ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए दिए जाते हैं। अलग-अलग आपने देखे होंगे, जैसे डिंडीगुल लॉक्स हो गया, दार्जिलिंग टीक्स तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह आप भी मुझे अपने स्टेट का जो भी आपका फ़ेवरेट, मतलब फ़ेवरेट नहीं, जो भी आपके स्टेट का जीआई टैग है, आप डेफ़िनिटली मुझे कमेंट्स में अपना बताना। तो देखते हैं कौन-कौन सी स्टेट का क्या-क्या आप देखने को मिलता है, क्योंकि इससे ना कहीं न कहीं बाकी लोग भी सीखेंगे और उनको भी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो अभी क्या हुआ है, पहले अभी के आने से पहले ये बात नोटिस करो, हमारे पास एक एक्ट है, जीआई एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जिसके अंदर इंडिया ने ये साइन कन्वेंशन भी साइन कर रखी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप समझो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 3 चीज़ें, याक चुरपी, खामती राइस एंड टंगस्टा टेक्सटाइल, इनको यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। थोड़ा-सा इनको ना समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या? देखो, याक, याक तो आप समझते होंगे। तो याक जो है ना, उससे एक चीज़ का प्रोडक्ट बनता है। मतलब जो अरुणाचल का जो याक है ना, वहाँ उसके मिल्क से ना एक चीज़ का प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं चुरपी। तो याक चुरपी का आप नाम ध्यान में रखोगे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। साथ-साथ नेपाल, भूटान में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से टंगस्टा टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल भी आपको अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस टेक्सटाइल के कुछ बहुत अच्छे डिज़ाइन्स और कलर्स होते हैं, उसके लिए फेमस है। बस नाम ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना। और खामती राइस, जैसे नाम से क्लैरिटी भी है, ये एक तरह का स्टिकी राइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तीनों का नाम ध्यान रखना, याक चुरपी, टंगस्टा टेक्सटाइल एंड खामती राइस, ये कहाँ से लिंक्ड है? ये अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये होते हैं, कहीं न कहीं ना देखो, अब ये इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा। अब जैसे मैं आपको ना सिंपली दार्जिलिंग टी की बात करता हूँ। अब दार्जिलिंग की चाय सिर्फ़ इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इंडिया के बाहर भी पॉपुलर है। लोगों को पता लगता है यार कि दार्जिलिंग की चाय है, तो कहीं न कहीं वो भी दार्जिलिंग भी आ सकते हैं, ये तो पहले टूरिज़्म भी कहीं न कहीं प्रमोट होगा। प्लस एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है हमारा, वो इंडिया से बाहर भी जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, ट्रस्ट आता है एक तरह से। क्योंकि अब हमने क्वालिटी बता दी है, उसकी ऑथेंटिसिटी बता दी है। मैंने बताया ना, दिल्ली वाला बैठा हुआ बंदा क्लेम नहीं कर सकता ये दार्जिलिंग का चाय मैं बेच रहा हूँ। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ट्रस्ट आ चुका है कि दार्जिलिंग चाय अच्छी है, वहाँ के लोगों ने जो चीज़ बनाई है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मार्केट डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना? यूनिकनेस है, क्वालिटी है प्रोडक्ट की, और कहीं न कहीं जो लोकल कम्युनिटी है ना, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, कोई अनऑथराइज्ड तरह से उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये सारे जीआई टैग के हमें फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग। देखो, अभी पता क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इनमैक्स एसएसएम इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन और शिप बिल्डिंग मशीनरी एंड मैरीन टेक्नोलॉजी, ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके अंदर डिस्कशन हुआ किसके बारे में? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग के बारे में। देखो, एक्चुअल में ना अगर आप नोटिस करोगे, तो शिप्स के थ्रू या जो हमारे पोर्ट्स के थ्रू कहीं ना एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। अब इस चीज़ को, यानी कि शिप्स को, पोर्ट्स को हम कहीं ना कहीं किस तरह से बढ़िया बना सकते हैं, ताकि कम से कम एनर्जी यूज़ हो, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो, और हमारे एनवायरनमेंट को और पोल्यूशन को हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएँ, यही यहाँ पे फोकस है। तो यहाँ पर जो नेशनल सेंटर है हमारा, एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, वो यहाँ पे इसी चीज़ को काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये कैसे कार्बन एमिशन को कम करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे प्रमोट करें, और एयर और वाटर पोल्यूशन को कैसे हम मिनिमाइज़ करें, अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात तो ये है कि हम लो कार्बन फ्यूल को यूज़ करें, ठीक है? या फिर ज़ीरो एमिशन फ्यूल को यूज़ करें,
ताकि कहीं न कहीं ना शिपिंग का कार्बन फुटप्रिंट कम हो पाए। तो इस तरह के अल्टरनेटिव फ्यूल्स बनाए जाते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अगर मान लो जब शिप्स डॉक्ड है, ठीक है ना? जब ये जो बंदरगाह के ऊपर डॉक्ड है, तब कहीं न कहीं वो ऑनशोर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें और ना कि अपने खुद के इंजन का। इससे नॉइज़ पॉल्यूशन, एमिशन वगैरह कम हो सकते हैं। साथ में ही ना हमें अपने जो वेसल्स का डिज़ाइन और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के आपको देखते हो ना, इस तरह अलग-अलग तरह की शिप्स होती हैं। इन शिप्स के ना जो हल का डिज़ाइन है, अगर हम वो चेंजेस करें ना उसके अंदर, तो डेफ़िनेटली हम उसके थ्रू भी कुछ हद तक फ्यूल सेविंग्स कर पाएँगे। ये अलग-अलग तरीके यहाँ पे फ्यूल सेविंग्स के लिए या फिर ग्रीन शिपिंग के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइज़ेशन लिस्ट। देखो हमारा एक फ़ोकस है कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता लेकर आना, ठीक है ना? जो स्वावलंबन वर्ड होता है ना, वो भी इसी चीज़ को डिनोट करता है, वो जिसको हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो स्वतंत्रता होती है उसको यहाँ पे बताया जाता है। तो अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पर स्वावलंबन 2.0 एक तरह का सेमिनार हो रहा था, किसका? NIIO का, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइज़ेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, इसका सेमिनार हो रहा था। वहाँ पे डिस्कस किया गया किसके बारे में? फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइज़ेशन लिस्ट के बारे में। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये जो 98 आइटम्स हमने इस लिस्ट के अंदर डाल दी है ना, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, ये जो इनको जो आइटम्स चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ इनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ही लेनी है, ये बाहर से नहीं मंगा सकते। गेटिंग इट? तो जो 98 आइटम्स थी, अब इनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ही मंगानी पड़ेंगी। इससे क्या प्रमोट होगा? इससे प्रमोट होगा मेक इन इंडिया। इससे आत्मनिर्भरता जो हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रमोट होंगी। जो हमारा डिफेंस के अंदर हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू प्रमोट हो रही हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये NIIO क्या है? देखो हुआ क्या है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा NIIO को लॉन्च किया गया है, ताकि हम कहीं न कहीं इंडिया का डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंस लेकर आ पाएँ और कोशिश करें कि इंडिजिनाइज़ेशन हो, ठीक है? इंडिया के अंदर ही चीज़ें बनें, हमारे लोकल प्रोडक्शन हो, इनोवेशन इससे बढ़ेगी एंड कहीं न कहीं एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में एक प्रॉपर लिंकेज बन पाएगा। ये यहाँ पे इस वजह से NII को लॉन्च किया गया है। ठीक है? आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज़ श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। तो बिल्कुल कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि फ्रीडम फाइटर थे। देखो बिल्कुल फैक्चुअल है, कुछ इसमें समझने का है नहीं। 1905 में अंदर क्या हुआ, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी यहाँ पे फाउंड करी। कल कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि हाँ जी, होम रूल सोसाइटी किसने फॉर्म करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। बॉम्बे आर्य समाज के ये पहले प्रेज़िडेंट थे। साथ ही साथ इन्होंने लंदन के अंदर इंडिया हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये बहुत बार एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा भी है। लंदन के अंदर जो इंडिया हाउस है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी एक जर्नल, आप बोल सकते हो इंडियन सोशोलॉजिस्ट, उसके थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का कॉज है उसको यहाँ पे बताया भी है। तो ये नाम आप सारे ध्यान में रखोगे। देखो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, काफी हद तक फैक्चुअल आते हैं, तो हमें भी उस तरह से फैक्ट्स को भी रेडी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ आजकल देखो अर्थक्वेक भी बहुत आ रहे हैं। आई थिंक परसों की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ट्यूसडे की बात है, हाँ ट्यूसडे की बात है। दिल्ली में भी एक अर्थक्वेक देखने को मिला था, नेपाल में भी देखने को मिला, सिक्किम में भी देखने को मिला। तो थोड़ा सा आप ना इसका मुझे आंसर बताना कि क्या होगा। इवन जापान के अंदर भी अर्थक्वेक्स आज के टाइम देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मुझे एक बार आंसर बताना। ये बिल्कुल आपका स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ टर्मरिक क्रॉप के बारे में। आई थिंक 3 या 4 दिन पहले हमने टर्मरिक हल्दी के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना। कल जो होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार आंसर बताता हूँ। तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें, तो क्या भैया ये आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है? देखो साफ ही साफ गलत है, ठीक है ना? जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसकी यहाँ पर हमें ये ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। पीएमआई देखो, ये तो पढ़ा ही था, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है विद इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, आप डिटेल में दोबारा से पढ़ भी लेना, 2-3 दिन पहले डिस्कस किया भी था। नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर क्या वो एटो सेकंड के पल्सेस के लिए दिया गया था? बिल्कुल, ये बात भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। आखिर बात करें बाडिस लिमाकुमी की, तो एक नई फिश डिस्कवर हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, मिलक रिवर से। पर ये तमिलनाडु के अंदर नहीं है, ये आपका कौन सा स्टेट है? ये आपका नागालैंड स्टेट से यहाँ पे डिस्कवर हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। 2 क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। एक दिया था यूआपा के रिगार्डिंग, है ना? तो यूआपा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स एक बार देखो। यहाँ पर कह रहा है पहली बात कि ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि किसी इंडिविजुअल को एज़ अ टेररिस्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर पाएँ। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज़ नो। ये बात किसको पावर दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई है। और ध्यान रखना, अब इंडिविजुअल भी टेररिस्ट हो सकता है,
पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन थी, पर हमने ना आई थिंक 2019 में अमेंडमेंट लेके आए थे, उसके बाद इंडिविजुअल भी टेररिस्ट है। तो एक्चुअल में ये पीछे वाली स्टेटमेंट ठीक है, पर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ये एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था एनआईए को, नहीं, ये बात गलत है। एनआईए को एस्टेब्लिश हमने एनआईए एक्ट के थ्रू किया था, उसका अलग एक्ट है, ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा बात कर रहा है कि एनआईए इंडिया के बाहर भी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, हाँ जी, तो यूआपा के थ्रू ही हमने ये चीज करी है, ठीक है, उसी टाइम अमेंडमेंट्स हुई थी। ये थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअल में हमारी करेक्ट है, तो पहली दो गलत है और तीसरी करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। दूसरा क्वेश्चन देखें अकीरा के रिगार्डिंग, देखो ये तो हमने डिस्कस किया था, इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह का रैंसमवेयर है, तो इसका भी आप नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।